अगर मैं आपको बोलूं कि बिना आगे सॉल्व किए आप किसी पैटर्न का 100th स्टेप सिर्फ 2 सेकंड में बता सकते हैं। सुनने में मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। सीखने के बाद यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आज के इस वीडियो में हम लीनियर पैटर्न्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल द स्टूडेंट एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लीनियर पैटर्न्स वैसे पैटर्न्स को कहेंगे जिसमें दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 और 5 का अगर आप डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करना है। तो 5 माइनस 2 करोगे तो आपको क्या यहाँ दिखेगा? दो कंसेक्यूटिव है साथ वाला, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। 5 और 8 में भी आप देखोगे तो 3 मिलेगा। वैसे ही 8 और 11 में देखोगे तो 3 मिलेगा। 11 और 14 में भी देखोगे तो 3 मिलेगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया कि किस प्रकार से हम लीनियर पैटर्न्स के पैटर्न्स को देख रहे हैं। इसमें दो कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। अब आपसे इसका कोई भी टर्म पूछा जाए, जैसे इसका 100th टर्म पूछा जाए, तो इसके लिए आपको एक जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। और वो जो जनरल टर्म होगा वो लिनियर होगा क्योंकि उसका डिग्री 1 होगा। इसलिए हम उस जो भी निकालेंगे जनरल टर्म्स उसी को हम लीनियर पैटर्न्स कहें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका सबसे आसान जो तरीका होता है, जो हमारा कांस्टेंट आता है ना, उसी को हम उसी का यूज करके हम जनरल टर्म्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 है, तो आप जैसे 2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 माइनस 1, तो आपका क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप 5 को अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम 3 को कांस्टेंट रख रखे हैं और इसमें से 1 माइनस करते जा रहे हैं और 3 का मल्टीपल लिखते जा रहे हैं। वो हमारा पैटर्न का अगला जो भी टर्म है वो आता जा रहा है। जैसे कि आप अगला टर्म लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही सो ऑन आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो 3 चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे 1 चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसी को आप वेरिएबल मान लेना। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 3 तो कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 2 3, ऐसे ही अगर आ जाता 4 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हमारा 11 आ जाता। तो यहाँ पे 4 ये चेंज हो रहे हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे n मान लेंगे और माइनस 1 कर देंगे। तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा? जनरल टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो बना है वो हमारा है जनरल टर्म। ये जो हमारा जनरल टर्म है, इसमें जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री है 1 है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? लीनियर पैटर्न। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है? 4 है, क्योंकि इस दोनों का जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उन दोनों का अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो एक कांस्टेंट मिल रहा है 4। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में किया, तो हमने क्या किया था फर्स्ट वाले में कि 3 जो था उसको हमने कांस्टेंट रखा था। तो ऐसे ही आप यहाँ करो, क्या करो? 4 को कांस्टेंट रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 को हमने कांस्टेंट रखा। 4 में ऐड या माइनस करके आप चेक कर सकते हैं कि पहला टर्म क्या है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 4 प्लस 1 अगर कर दिया जाए तो हमारा पहला टर्म आ जाएगा जो कि 5 है। इसी 4 में फिर से हम
2 into 4 प्लस 1 कर दें तो हमारा जो अगला टर्म है वो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 into 4 कर दें प्लस 1 कर दें तो हमारा जो अगला टर्म है वो 13 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को वैसे के वैसे ही रखते हैं और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 1 या माइनस 1 जो भी आ रहा होगा, +1 -1 +2 जो भी करके पहला टर्म लाना है आपको। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी हमारा क्या रह जाता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप यहाँ से जनरल टर्म लिखना चाहें तो जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जनरल टर्म हमारा यहाँ से अगर निकालें तो हो जाएगा 4 और चेंज कौन हो रहा है 1 2 3 तो इसको हम n मान लेंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है +1। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखते रहे। अब जनरल टर्म लिखने का क्या फायदा है, तो फायदा ये है कि जो शुरुआत में आपको बताया गया कि आपसे कोई भी टर्म पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे 50 टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे n के जगह 15 रख दोगे। 50 पूछेगा तो 50 रख दोगे, 100 पूछेगा तो 100 रख दोगे। जैसे मैं एक आपको निकाल के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमसे पूछा 100th टर्म बताइए कि कौन सा नंबर आएगा, 100th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम यहाँ करेंगे t और जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां n के जगह 100 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 4 into 100 400 प्लस 1 तो 401। तो जो 100th टर्म होगा उस पे जो हमारा नंबर होगा जो वो हमारा 401 होगा। तो देखा आपने कि किस प्रकार फटाफट हम इसके किसी भी पोजीशन के नंबर को पता कर सकते हैं अगर आपके पास क्या निकल जाए, जनरल टर्म आपको बनाना आ जाए। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये जनरल टर्म बनाना आ गया होगा। और एक नोट क्या है, कि नोट आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और लीनियर पैटर्न कैन बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो लीनियर पैटर्न जो होता है या तो वो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं लीनियर पैटर्न्स को। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो स्क्वायर टाइल्स है उसको ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे स्टेज 1 जो है उसमें नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कितने दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टेज 2 में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेज 2 है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक स्क्वायर टाइल में 2 स्क्वायर टाइल ऐड कर दिया जा रहा है। पहले एक था और यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 5 हो गए, फिर यहाँ पे कितना हो गया 7। तो यहाँ से एक सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कांस्टेंट इसके बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एन स्टेज के लिए अगर आपको बोले निकालने के लिए कि एन स्टेज के लिए बताओ, स्टेज एन के लिए, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, 1 लाने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसका जनरल टर्म लिख देंगे। तो 1 कैसे आएगा, जो भी कांस्टेंट होता है उसको आप लिख दो। उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या ये 1 आ जाएगा कि नहीं। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं और फिर -1 कर दूं तो क्या यहाँ से हमें 3 मिलेगा कि नहीं। फिर यहीं पे 3 into 2 कर दूं, फिर -1 कर दूं तो क्या हमें 5 मिलेगा कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे सेम वैसे ही हर एक क्वेश्चन के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये जो कांस्टेंट होता है उसको तो आप लिख देते हैं और फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें -1 +1 जो भी आ रहा होगा फर्स्ट टर्म लाने के लिए वो आप कर दे रहे हो। और ये भी हमारा क्या रह जा रहा है, कांस्टेंट। तो वेरी कौन कर रहा है, 1 2 3। तो आप यहाँ से अगर जनरल टर्म लिख सकें तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से 2 चेंज हो रहा है 1 2 3 तो इसको हम n मान लेंगे और ये -1 कर देंगे तो ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा n स्टेज के लिए। अब यहाँ से अगर आपको स्टेज 10 का अगर निकालने को बोल दे तो आप स्टेज 10 के लिए कैसे निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे 10 रख देंगे, 2 into 10
-1, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये 20 -1 19 आ जाएगा, यानी कि 19 हमारे पास टाइल्स दिखेंगे 10th वाले स्टेज पे। और आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे जो हम जनरल टर्म बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसीलिए हम इस टॉपिक को बोल रहे हैं लीनियर पैटर्न। जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं वो लीनियरली आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास जो है 100 रुपीज है पॉकेट मनी के लिए। सी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी डे। यहाँ पे रुपीज है तो ये क्या कर रही है, 5 रुपीज एवरी डे खर्च कर रही है। आफ्टर हाउ मेनी डेज, मतलब आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों बाद सी विल बी लेफ्ट विद 40, यानी कि 40 रुपीज इसके पास बचेंगे। तो सिंपली आपसे ये लीनियर पैटर्न का ही एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। कैसे, तो आप देखिए इसके सॉल्यूशंस में। सबसे पहले जो हमसे बोला गया है कितने दिनों बाद, तो इस दिन को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज लिख लेंगे यहाँ, डे नंबर, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अमाउंट लेफ्ट। तो 0 डे, मतलब अगर 0 डे पे अगर आप देखें तो इसके पास कितना होगा, बेला के पास 100 रुपीज। डे 1 पे इसके पास कितना बचा होगा, 95। तो आप कैसे लाएंगे, 100 फर्स्ट डे जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, और कितने रुपए पर डे खर्च कर रही है, तो 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 100 माइनस 5 95 आ जाएगा। डे 2 पे इसके पास कितना बचेगा, 90 रुपीज बचेगा, क्योंकि 10 रुपए खर्च हो जाएंगे दूसरे दिनों पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 100 माइनस 2 इंटू 5, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 90। थर्ड डे पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 85 बचेगा, क्योंकि 5 फिर से माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 85। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसे लेके आ रहे हैं, और एक लीनियर पैटर्न्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 100 माइनस इस तरीके से लिख भी रहे हैं। फोर्थ डे पे अगर आप चेक करोगे तो 80 बचेगा। तो सिंपली है, इसको क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 4 इंटू 5, तो ये हमारे यहाँ पे बचेगा 80। तो आप जनरल टर्म तो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ डेज जो है वो यहाँ पे आता जा रहा है, जो कि वेरी कर रहा है ना। तो आपसे पूछा गया कि कितने दिनों बाद इसके पास 40 रुपए बचेंगे। तो आप सिंपली देख सकते हो कि 100 में से अगर हम लोग माइनस कर दें, 100 में से अगर हम माइनस कर लें 60, तो हमारा 40 बच जाएगा। और आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, 100 माइनस यहाँ पे 5 तो हमारा फिक्स है, तो आप यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डेज रखेंगे कि 60 बच जाए, तो यहाँ पे आप 12 रख सकते हैं। 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, और यहाँ 100 का 100 है, सिंपली यहाँ से 40 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 दिनों में इसका जो है पैसा खर्च होगा 60 रुपीज, और 40 इसका बच जाएगा। जनरल टर्म अगर लिखें तो जनरल टर्म हमारा हो जाएगा Tn इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा, 5 इंटू एन। एन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो डे की जगह 12 अगर पुट कर दें यहाँ से तो हमारा 40 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑन द 12th डे the amount left will be the amount left will be rs 100 minus 12 into 5 इक्वल टू rs 40। देखा आपने किस तरीके से हमने इसको एक लीनियर पैटर्न्स बना बना के इसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आप जो भी दिया रहेगा उसका एक टेबल बना के इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। एग्जाम्पल थर्ड में दिया गया है एन ऑटो रिक्शो फेयर स्टार्ट्स एट Rs 25। मतलब एक ऑटो रिक्शा है जिसका फेयर जो है वो कितने से स्टार्ट हो रहा है, 25 रुपीज से, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। यानी कि ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर जो इनिशियली होगा उसमें फेयर आपका 25 ही रहेगा। देन उसके बाद इट इंक्रीजेज बाई Rs 15 पर किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के बाद जैसे ही थर्ड किलोमीटर हम लोग जाएंगे तीसरे किलोमीटर के लिए तो उसमें 15 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट विल बी द फेयर फॉर द ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर अगर हम लोग जाएं तो कितना फेयर देना पड़ेगा ऑटो रिक्शा वाले। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना किलोमीटर हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। तो किलोमीटर ट्रेवल्ड, और यहाँ पे आप फेयर, जो भी फेयर हमारा होगा उसको देखेंगे। तो कुछ किलोमीटर हम चलेंगे फिर उसका जनरल टर्म लिख के और फिर हम 10 किलोमीटर तक का निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे जब 1 किलोमीटर हम लोग गए होंगे तो हमारा जो फेयर होगा वो 25 होगा। फिर दूसरे किलोमीटर भी गए होंगे तो फेयर कोई भी चेंज नहीं किया गया। जैसे ही थर्ड किलोमीटर में हम लोग गए तो इसमें क्या हो गया, 25 प्लस 1 इंटू 15, यानी कि इसमें आपका 15 रुपया इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको 40 देना पड़ेगा। फिर फोर्थ डे में फोर्थ किलोमीटर के लिए अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 इंटू 15। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, 55। फिफ्थ किलोमीटर के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 25 प्लस 3 इंटू 15। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 70। 6 किलोमीटर के लिए आप देखेंगे तो शुरू का जो हमारा 2 किलोमीटर है वो तो सेम रह गया, इंक्रीज कहाँ से हुआ है, 3 किलोमीटर से। तो आप यहाँ से अगर चेक करोगे 10 किलोमीटर तक तो हमारा 8 किलोमीटर में ही इंक्रीज किया गया है 15 रुपीज पर किलोमीटर। तो आप यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालना चाहें 10 किलोमीटर के लिए फेयर तो हमारा जो फेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 इंटू 8। ऐसा हमने कैसे कर दिया, तो 2 किलोमीटर तक तो हमारा 25 ही था तो 25 ही देना पड़ेगा 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर के बाद जो हमारा किलोमीटर बचा वो तो 8 ही बचा क्योंकि हमें जाना था 10 किलोमीटर तक। तो 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर हमारा 25 ही था, उसके बाद जो किलोमीटर बचा वो तो 8 किलोमीटर ही बचा। तो इसी में हमारा 8 किलोमीटर में ही इंक्रीज किया गया, कितने से इंक्रीज किया गया, 15 रुपीज से इंक्रीज किया गया। तो हमारा टोटल फेयर कितना हो जाता है, 25 प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 145। तो आप समझ पा रहे होंगे कि शुरू के जो 2 किलोमीटर थे उसमें 25 रुपया ही लगा है, उसके बाद जो किलोमीटर बचा वो कितना बच गया, 8 बचा। क्यों, क्योंकि हमें 10 किलोमीटर तक के जो ट्रेवल कर रहे हैं उसका फेयर पूछा गया है। अब यहाँ से आप जनरल टर्म भी आप समझ पा रहे होंगे कि जनरल टर्म हमारा क्या आ गया, तो 25 वैसे के वैसे रह जाएगा, चेंज कौन हुआ है, ये। अब 8 कैसे आया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा n था, n, n मतलब जो पूछा गया था, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, n बोल देंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 15 n माइनस अगर 2 कर दें हम लोग, यानी कि n अगर यहाँ पे 10 रखेंगे तो हमारा यहाँ से मैच कर जाएगा 8। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने n-2 लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जनरल टर्म हो जाएगा। और इसको फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 25 प्लस 15n-30। तो यहाँ से आप देख रहे पा रहे होंगे कि 15n-5 आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल टर्म बन गया है। तो आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा
जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।